हेलो बच्चों, चलिए अब हम आपके सामने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा चैप्टर लेकर के फिर से आपके बीच हम लोग हाजिर हैं। इस चैप्टर का नाम है कैपेसिटर्स और इसमें हमको आगे चल के फिर से पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर के बारे में। हिंदी में कैपेसिटर को कहा जाता है संधारित्र। ये चैप्टर बच्चों आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से और कंपटीशन के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम के बाद ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो इसको हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे कि हमारे लाइफ में कोई भी काम के लिए हमेशा हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी कई प्रकार का होता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। बहुत देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को ना तो हम लोग उसको जनरेट कर सकते हैं, ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एनर्जी का सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एनर्जी को रूपांतरित करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर हमारे पास ये सुविधा हो, जैसे कि मान लीजिए हम कोई काम हमको करना है, तो करने के लिए उससे हमको एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम उस समय एनर्जी लाएंगे, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, या कहीं से एनर्जी की व्यवस्था करेंगे, या दूसरा ये है कि हो सकता है हम एनर्जी पहले से उसके लिए स्टोर करके रखें और उस एनर्जी का यूज़ कर ले। तो अगर हमारे पास स्टोरेज होगी तो हमको बहुत ही सुविधा होगा, हमारे लिए बहुत ही वो सुविधाजनक कंडीशन होगा। तो एनर्जी का स्टोरेज में हम बहुत सारे एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, हीट को, लाइट को, साउंड को। लेकिन क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, चूँकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में ही चर्चा करेंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकें? पहले आप स्टोरेज का इम्पोर्टेंस समझिए क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपको मान लीजिए पानी की ज़रूरत है, तो आपने नल चालू किया और पानी का आपने इस्तेमाल कर लिया, हाथ धो लिया अपना। ठीक है, नल में पानी कहाँ से आया? नल में दो प्रकार से पानी आ सकता है, या तो आप मोटर स्टार्ट करेंगे तो मोटर पानी खींच करके दे सकता है, अदरवाइज़ अगर आपके छत पे टंकी लगा हुआ है तो वो टंकी से पानी आएगा। तो मोटर जो है, मोटर ने जो पानी आपको दिया वो आपका एक सोर्स ऑफ वाटर हो गया मोटर, क्योंकि मोटर ज़मीन में से निकाल करके आपको पानी दे रहा है, तो वो सोर्स ऑफ वाटर हुआ। लेकिन टंकी में ऊपर से जो पानी आ रहा है वो आपके लिए हो गया स्टोरेज। टंकी में आपने स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो आपका हो गया स्टोरेज ऑफ वाटर। तो अगर हमारे पास मान लीजिए लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, तो हमको मोटर तो नहीं पानी दे पाएगा, लेकिन अगर हमने स्टोरेज करके रखा हुआ है तो पानी हमको मिल जाएगी। तो स्टोरेज का यही इम्पोर्टेंस है कि हम जब चाहें तब अपने स्टोरेज से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो चार्जेस से बना होता है, यानी कि हम लोग चार्ज को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। कंडक्टर को अर्थात चालक पदार्थ को हम धन आवेश देते हैं तो उसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होता है, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल बढ़ते जाता है। लेकिन क्या ये आप बता सकते हैं कि किसी चालक में, मान लीजिए ये मार्कर मेरा एक चालक पदार्थ है, इसमें मैं मैंने दिया 100 कूलम आवेश दिया तो 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल बढ़ गया, 200 कूलम दिया 20 वोल्ट बढ़ गया। लेकिन क्या इसका कोई लिमिट है कि हम इसमें कितना चार्ज दे सकते हैं, कितना पोटेंशियल इसका बढ़ा सकते हैं? इसमें कोई लिमिटेशन होता है या इनफाइनाइट चार्ज हम इसमें देंगे और जितना चाहे उतना पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं अपने मन से? क्या है?
तो आपका आंसर सही है नहीं। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। हमें जैसे कि टंकी है, टंकी में हम पानी भरते हैं तो और पानी भर के हम नीचे यूज़ करते हैं, तो टंकी में भी पानी को स्टोर करने का एक लिमिट होता है। कोई टंकी में 500 लीटर हम पानी स्टोर कर सकते हैं, किसी में 1000 लीटर स्टोर कर सकते हैं। तो लेकिन जैसे ही टंकी में उसके लिमिट से ज़्यादा पानी हम देते हैं तो पानी क्या होता है, ओवरफ्लो होने लगता है। ठीक वैसे ही किसी कंडक्टर में उसके लिमिट से ज़्यादा हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज ओवरफ्लो होने लगेगा, यानी कि उससे ज़्यादा चार्ज नहीं बढ़ेगा, चार्ज ओवरफ्लो हो जाएगा, इसका पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा एक लिमिट तक आने के बाद। जैसे हम टंकी में जैसे जैसे पानी देते हैं वैसे वैसे उस पानी का प्रेशर बढ़ते जाता है। जितना ज़्यादा फुल टंकी रहता है हमको अपने नल में उतना ज़्यादा प्रेशर में पानी मिलता है। ठीक वैसे ही किसी कंडक्टर में जितना ज़्यादा चार्ज होता है उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी पर हमारा पहला टॉपिक है अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, आइए हम उसको देखते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी कंडक्टिंग मैटर को हम जितना चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल वैसे बढ़ता जाता है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन टू दैट कंडक्टर। ठीक है, पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक, तो आप ये जानते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा। आप जानते हैं फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स से कि ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, हम इक्वल्स का साइन लगाते हैं, तो हमको कोई कांस्टेंट जोड़ना होता है उसके प्लेस पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट दे देते हैं हम C और इंटू V। ये हो गया। इसी C को, ये जो C है इसी को कहा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये आपका हो गया कैपेसिटेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग धारिता। ठीक है, चालक की धारिता। अब देखिए, एक बात आपके सामने कन्फ्यूज़न होगा कि इसी ब्रांच में फिजिक्स के हम लोग कैपिटल C का यूज़ करते हैं, चार्ज का जो यूनिट है कूलम्ब उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल C का, और यहाँ पर भी कैपिटल C ही कैपेसिटेंस के लिए यूज हो रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। कूलम्ब जो होता है वो सिंपल ये कैपिटल C होता है, और लेकिन जो कैपेसिटेंस होता है वो ऐसा इटैलिक C होता है, यानी कि थोड़ा सा ये टिल्टेड तिरछा होता है। तो इस दोनों में आपको डिफरेंस में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, अब देखिए, अगर यहाँ पे 1 वोल्ट इंक्रीज हो, ठीक है, वोल्टेज अगर 1 हो तो क्या हो जाए, इफ़ V इज़ इक्वल्स टू 1 वोल्ट तो क्या हो जाएगा, Q इज़ इक्वल्स टू C होगा ना। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस का डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर के लिए वह अमाउंट ऑफ चार्ज है कि जितना चार्ज उसको देने से उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज़ करने के लिए किसी कंडक्टर को हमको जितना चार्ज देना पड़ेगा वो चार्ज उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो आपके लिए कैपेसिटेंस का डेफिनेशन हो गया कि किसी कंडक्टर के पोटेंशियल में 1 वोल्ट इंक्रीज़ लाने के लिए हमको उस कंडक्टर को जितना चार्ज देना पड़ता है वो चार्ज का अमाउंट ही उस कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो उसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों। यहाँ से अगर आपको बोला जाए कि आप बताइए कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा तो आप क्या बताएंगे। देखिए, C इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन V है। Q क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब डिवाइडेड बाय ये पोटेंशियल का वोल्ट, तो कूलम्ब पर वोल्ट। इसी को कहा था, ये ऐसा यूनिट हो गया आपका कैपेसिटेंस का कूलम्ब पर वोल्ट, और कूलम्ब पर वोल्ट को ही हम लोग बोलते हैं फैराडे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे। तो आप लोग याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट कूलम्ब पर वोल्ट है जिसको हम लोग फैराडे कहते हैं। नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फैक्टर्स इफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको समझने का कोशिश करते हैं। क्लियरली पहला चीज़ जो है कि आप लोग ये जानते हैं कि C इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये आप जान चुके हैं। यानी कि इससे हमको ये मिलता है कि जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस कमेगा, और जैसे जैसे पोटेंशियल घटेगा ये कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये पोटेंशियल पर किन किन बातों का इफ़ेक्ट होता है? सबसे पहला कंडक्टर के एरिया पर। ठीक है, कंडक्टर का एरिया जितना बड़ा होगा चार्ज की डेंसिटी उतनी कम जाएगी, चार्ज की डेंसिटी कमेगी तो पोटेंशियल कम जाएगा, और पोटेंशियल कमेगा, पोटेंशियल ये कमेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यानी कि फर्स्ट थिंग है कि एरिया पर पहला चीज़ क्या हुआ कि एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि एरिया बढ़ने से, एरिया जैसे इंक्रीज होगा, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा एरिया इंक्रीज़ करने से, और पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा तो ये कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगा। यानी कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया बढ़ने से, क्षेत्रफल बढ़ने से कैपेसिटेंस यानी कि धारिता बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, ये सेकेंड जो फैक्टर है वो है नेबरहुड ऑफ अदर कंडक्टर्स। मतलब कि एक कंडक्टर है, ये चार्ज है, इसके पास में दूसरा डिस्चार्ज कंडक्टर ले आऊँ अनचार्ज, जिसमें कि ये चार्ज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें से पोटेंशियल, यानी ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा, यानी कि इसमें से पोटेंशियल इसमें आएगा, चार्ज इसमें आएगा तो पोटेंशियल भी इसका बढ़ेगा और इसका पोटेंशियल कमेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो पोटेंशियल इसका घटेगा, ठीक है, पोटेंशियल घटेगा तो फिर से कैपेसिटेंस का क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया कि अगर इसके एक कंडक्टर के आसपास में कोई दूसरा कंडक्टर रखा जाता है तो उससे उसके कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, यानी कि ये कंडक्टर है, इसके आसपास मीडियम कौन सा है, एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, सैंड है, क्या है, ग्लास है। अगर वाटर और एयर और वैक्यूम के अलावे कोई दूसरा मीडियम में हमारा अगर कंडक्टर रखा हुआ है तो उसका पोटेंशियल उसमें कम जाता है, और पोटेंशियल जैसे ही कमेगा तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। यानी कि एयर और वैक्यूम के अलावे किसी हम दूसरे मीडियम में ले जाएंगे जिसका कि परमिटिविटी कम है, तो कम परमिटिविटी वाले मीडियम में ले जाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन आपके फैक्टर हो गए जो कि कैपेसिटेंस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। पहला है कि एरिया ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। दूसरा कि किसी कंडक्टर के नेबरहुड में अगर कोई दूसरा कंडक्टर रखा जाए तो उससे भी इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अच्छा, एक बात और, अगर हम एक मान लीजिए ये वाला चार्ज कंडक्टर है, इसके बगल में ये बगैर चार्ज का कंडक्टर रख दिए तो इसमें से चार्ज इसमें आएगा, और अगर दूसरे चार्ज को, ये मान लीजिए हमारा पहला चार्ज है, ये पहला चार्ज कंडक्टर है जिस पर कि प्लस चार्ज है, इसके बगल में ये बिना चार्ज का कंडक्टर है, तो इससे इसमें चार्ज आएगा। और अगर मैं इसको अर्थ कर दूं, अर्थ कहने का मतलब ये हुआ, इसको इस सिंबल को कहा था अर्थ। अगर मैं इसको अर्थ कर दूं, यानी जिसको कहते हैं घर में आप कहते हैं अर्थिंग कर दें, तो उससे क्या हुआ कि चार्ज का स्टोरेज यहाँ पे ये फुल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा।
इधर से कितना भी चार्ज आएगा ये कभी फुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें से चार्ज निकल करके यहाँ चला आएगा, तो ये कभी फुल नहीं होगा। मतलब जितना चाहे उतना चार्ज हम दे सकते हैं, यानी कि इसका कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हमारे जो कैपेसिटर बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में लगाने के लिए, वो कैपेसिटर्स इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके बनाए जाते हैं कि उसके एक टर्मिनल को अर्थ कर दिया जाता है। ठीक है, इसको आप वैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे घर के अगर हम जो पानी यूज़ करते हैं वो पानी कहाँ जाता है, वेस्ट पानी किसी नाले में जाता है, तो नाला का एक लिमिट होता है कि वो लिमिटेड पानी को ही स्टोर कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा पानी हम यूज़ कर लिए तो नाला से बाहर पानी आ जाता है। लेकिन अगर उस नाले को कुछ लोग क्या करते हैं, किसी नदी से या कहीं से उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद उसका लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी कैपेसिटी जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जितना पानी आप यूज़ करेंगे वो उस नाले में स्टोर होगा, और अगर नाला से ओवरफ्लो भी होता है तो वो नदी में चला जाएगा। तो बस वैसे ही उस नदी के कनेक्शन को वो समझ सकते हैं आपकी अर्थिंग है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा है कि नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अगल बगल में कैसा मीडियम है, उस मीडियम का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम रहेगा तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी कम जाती है। तो अगर मान लीजिए कि वैक्यूम में अगर इसका कैपेसिटेंस C0 है, ठीक है, तो किसी दूसरे मीडियम में अगर उसका कैपेसिटेंस C हो जाए तो इस C0 में और C में एक रिलेशन होता है, ये होता है C = ER C0, जहाँ पर ये εr क्या है, तो ये आपके उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है, हिंदी में आपेक्षिक परावैद्युतता बोला जाता है। तो ये रिलेशन भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए इसको नोट कर लिया आपने, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस हमको निकालना है, क्या होगा सो। ठीक है, देखिए सामने आपका डायग्राम बना हुआ है। एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है, इसका एरिया a है। ठीक है, और इस स्फेयर पर +q चार्ज देने से इसके पोटेंशियल में इसका v पोटेंशियल बढ़ जाता है +q चार्ज देने से। ठीक है, तो हमको इस स्फेयर का कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये बात देखिए कि मान लीजिए इस पर हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज इस स्फेयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो गोले की सतह पर आवेश देने पर आवेश गोले की सतह पर समान रूप से बिखर जाएगा। ठीक है, समान रूप से बिखरने के कारण इस स्फेयर के सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल इक्वल होगा, यानी कि ये वाला जो सरफेस है स्फेयर का सरफेस वह एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, और हमको ये भी मालूम है कि अगर हमको इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो कि स्फेयर का सरफेस है उसका अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो जितना चार्ज है सारे चार्ज को हम इस सेंटर पे सेंटर्ड मान लेंगे, तब जाकर के इसका पोटेंशियल निकालेंगे। स्फेरिकल कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला है v = आप जानते हैं कि 1/4πε0 Q/r, ये फार्मूला होता है। हमको निकालना है इसका कैपेसिटेंस C = Q/V होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से Q का फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए Q = यहाँ से क्या हो जाएगा, सबको इधर ले आइए, 4πε0r 4πε0r इंटू ये V, ये हो जाएगा Q = ऐसे लिख सकते हैं हम, Q = 4πε0r इंटू V। यहाँ पे Q की वैल्यू में ये पुट कर दीजिए 4πε0r इंटू V/V, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो C = हो गया 4πε0 इंटू r। ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर का, देखिए ये एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं
कि जो कैपेसिटेंस होता है स्फेरिकल कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब कांस्टेंट है, डिपेंड करता है किस पे, आर पर। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर, उसका कैपेसिटेंस अगर हम 1 फैराडे मान लेते हैं, ये 1, तो 1 इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर इज़ इक्वल्स टू 1 बाई ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद कीजिए कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये रेडियस है तो मीटर हो जाएगा। देखिए 1 फैराडे कैपेसिटेंस के लिए आपको कैसा कंडक्टर चाहिए होगा स्फेरिकल, जिसका कि रेडियस होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 7 किलोमीटर्स। ये तो क्या ये हमारे लिए एप्लीकेबल, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो अर्थ है पृथ्वी, उसके रेडियस से भी, उसके साइज़ से भी कई 100 गुना ज़्यादा है। तो क्या यह हमारे लिए एप्लीकेबल है, क्या हमारे लिए यूज़फुल है? बिल्कुल नहीं। आप 1 फैराडे के कैपेसिटेंस के लिए उतना बड़ा आप कंडक्टर कहाँ से लाएंगे? तो हमारे पास हमने जो 3 मेथड देखे थे कि कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है एरिया पर, तो एरिया हम उतना नहीं बढ़ा सकते हैं। बाद में जो दूसरा और तीसरा हमारा फैक्टर था कैपेसिटेंस पर इफ़ेक्ट डालने वाला, उसका यूज़ करके और हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं, जो कि बहुत छोटे से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बहुत अधिक होता है, वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो इसीलिए हम वो तीनों फैक्टर पढ़े थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है। चलिए अब ये हमारा अगला टॉपिक है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। एक कोई कंडक्टर है चार्ज, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो इसका कैलकुलेशन से पहले हमको ये समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज कंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है, कहाँ से आता है। तो जब वो कोई कंडक्टर डिस्चार्ज होता है, यानी कि उसका चार्ज जब 0 होता है, तो 0 चार्ज स्टेज से उसको चार्ज करने में, मान लीजिए कि 0 चार्ज है किसी कंडक्टर का और उसको चार्ज दे देकर हमने उसका चार्ज कर दिया Q, तो यहाँ से 0 से Q तक लाने में हमको जितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क ही इस कंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि हम ये मानते हैं कि किसी कंडक्टर में पहला स्टेज में ये इनिशियल स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज जिसमें चार्ज 0, और ये फाइनल स्टेज है जिसमें कि चार्ज हो गया Q। तो 0 चार्ज के स्टेज से हम Q चार्ज तक लाना है इसको, तो हम एक बार में ही सारा Q चार्ज नहीं दे सकते हैं। ये हमारा कंडक्टर है, 0 चार्ज है, तो पहले हम इसको थोड़ा चार्ज देंगे। तो चूँकि पहले में इनिशियल स्टेज में अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज 0 है, तो पोटेंशियल 0 होगा, और पोटेंशियल 0 होने के कारण जब हम दूसरा चार्ज यहाँ से लाएंगे तो लाने में हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, और वो बिना किसी वर्क के यहाँ पर आ जाता है। अब जब इसमें कुछ चार्ज मैंने डाल दिया है तो उसके कारण पोटेंशियल होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज जब दूसरी बार मैं लाऊंगा तो इसको ये रिपेल करेगा, यानी कि इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करके ज़बरदस्ती हमको उस चार्ज को यहाँ पे ठूसना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। तो फिर से जब चार्ज बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर हम चार्ज लाएंगे तो हमको ज़्यादा अपोज का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम चार्ज लाते जाते हैं, इसमें कंप्रेस कर के रखते हैं चार्ज, और चार्ज रखने से इसका पोटेंशियल बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, मान लीजिए किसी स्टेज पर इसको Q चार्ज दिया गया है और तब इसका पोटेंशियल है V, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C, ये होता है। अब देखिए अब इसको हम थोड़ा सा चार्ज और लेकर के आते हैं। मान लीजिए DQ चार्ज लेकर, अभी ये स्टेज में है
और हम थोड़ा सा dq चार्ज लेकर आते हैं। तो dq चार्ज लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू W/Q होता है। तो W इज इक्वल टू v इंटू Q होगा। ठीक है, Q के जगह पे हम लाए हैं क्या, dq चार्ज लेकर जा रहे हैं। तो हमको ये dq चार्ज को ले जाने में जो dw वर्क करना पड़ेगा वो होगा क्या, v इंटू dq। ठीक है, v इंटू dq, और v क्या है, q/c। तो dw इज इक्वल टू q/c इंटू dq। ये वर्क हमको करना पड़ेगा dq चार्ज को ले जाने में। तो टोटल हमको चार्ज कितना करना पड़ेगा, तो हम कैलकुलस से निकाल लेते हैं इंटीग्रेट करके। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल वर्क, और इसमें लिमिट हम लगाते हैं 0 से q चार्ज तक। तो ये dw का वैल्यू है स्मॉल q/c इंटू dq फ्रॉम 0 टू q। अब इसमें से चूँकि q ऑपरेटर है तो q इसके लिए वेरिएबल होगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू हो जाएगा 1/q, बाहर आ जाएगा 0 टू q, और q इंटू dq। तो q इंटू dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जो होता है x इंटू dx। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पर पावर 1 है तो 1 + 1 यानी कि x पर पावर 2/1 + 1 यानी कि 2, x²/2। तो ये हो जाएगा 1/c और q²/2। अपर लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट q। तो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w इज इक्वल टू, एक मिनट, चलिए, तो हमारा ये w इज इक्वल टू हो जाएगा कि 1/c इंटू ये q² माइनस 0² तो ये 0² 0 ही रहेगा। तो w इज इक्वल टू हो जाएगा 1/c और 1/2 ऐसे लिख लेते हैं, और q²/c, हाफ q²/c। और यही जो वर्क है ये वर्क का अमाउंट ही इस कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो u इज इक्वल टू हमारा हो गया हाफ q²/c। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी एक कंडक्टर का। और q का फॉर्मूला देखिए, v इज इक्वल टू q/c है, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू c। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू हाफ q² को v इंटू c का स्क्वायर लिखेंगे ऐसे बाई c। तो हो जाएगा हाफ v² c²/c। तो ये हो जाएगा, ये c इससे स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो u इज इक्वल टू हाफ c पहले लिख लेते हैं और v बाद में, हाफ c²। ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर और कंडक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। तो इसको नोट कर लिया आपने। हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना है कि दो कंडक्टर के बीच में चार्ज का शेयरिंग कैसे होता है, और उस चार्ज के शेयरिंग में एनर्जी का लॉस होता है। फिर कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टे ट्यून्ड विद अस।